राधे राधे दोस्तों, आज हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ेंगे आज, है ना। तो दोस्तों जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। श्वसन मानव में किस प्रकार से होता है ना। तो श्वसन पढ़ेंगे आज। तो श्वसन से पहले पढ़ लेते हैं स्वांतन, है ना। श्वसन का ही पार्ट है। स्वांतन और श्वसन में क्या फर्क होता है दोस्तों, है ना। तो स्वांतन होता है केवल गैसों का आदान प्रदान को कह सकते हैं स्वांतन की प्रक्रिया, है ना। तो स्वांतन की प्रक्रिया क्या होगी, गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया स्वांतन कहलाता है। तो ये हो गया गैसों का आदान प्रदान। याद कीजिएगा दोस्तों, इसके अंदर ये भौतिक प्रक्रम है, भौतिक प्रक्रम, है ना। और दोस्तों याद करना, ये भ्रूण में नहीं होता है, केवल वयस्क में ही होता है, यानी भ्रूण में नहीं। जबकि दोस्तों श्वसन की बात करता हूं तो श्वसन क्या होता है, श्वसन की परिभाषा याद करना, ग्लूकोज की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेने पर, है ना, ऑक्सीकरण और विखंडन की उपस्थिति के अंदर CO2 तथा H2O का निर्माण, साथ ही ATP का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। श्वसन की प्रक्रिया ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होगी। श्वसन प्रक्रिया क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी, है ना। जबकि स्वांतन की प्रक्रिया भौतिक प्रक्रम है ना। तो श्वसन की प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी ये C6H12O6 होता है ग्लूकोज, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम शोषण लेते हैं, है ना। 6 मोल ऑक्सीजन के अणु, है ना, इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन की उपस्थिति में, ऑक्सीकरण की उपस्थिति में क्या होगा, इसका CO2 प्लस H2O प्लस ATP का निर्माण होता है। यानी ये CO2 तो जो हम श्वसन बाहर की तरफ छोड़ते हैं उस टाइम निर्माण होता है, H2O पसीने के रूप में, और ATP जो एक ऊष्माक्षेपी ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है ना। तो दोस्तों याद रखना, ये विखंडन के रूप में रासायनिक अभिक्रिया टूट के होता है, यानी इसका C6 ग्लूकोज के अणु का टूटना, है ना। तो ऑक्सीजन के उपस्थिति, हमारे शरीर में जैसे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं तो श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज होती है हमारे शरीर में। तो ग्लूकोज क्या होती है, टूटती है CO2 प्लस H2O प्लस ATP के रूप में। तो इसी प्रकार के पूरे पथ को ही क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। याद कीजिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। याद करना दोस्तों, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है ना। अब बात करता हूं दोस्तों श्वसन की, जो आगे किस प्रकार से प्रोसेस होती है ना। तो दोस्तों याद कीजिएगा, श्वसन के प्रक्रम या प्रक्रम के बारे में बात करता हूं। श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया दोस्तों, श्वसन की क्रिया या प्रक्रिया कहा जा सकता है। ये दोस्तों दो प्रकार से होती है। एक तो होता है अंतः श्वसन, एक होता है बाह्य श्वसन। अंतः श्वसन दोस्तों याद कीजिएगा, इसमें अंतः श्वसन, जब हम श्वसन की प्रक्रिया अंदर की तरफ करते हैं, यानी श्वसन अंदर की तरफ लेते हैं नासिका के द्वारा, तो हमारे शरीर में ये 2 सेकेंड का समय लगता है। यानी 2 सेकेंड में हम श्वसन की प्रक्रिया अंदर की तरफ लेने में करते हैं, जबकि ये श्वास जो लिया है श्वास, उसको बाहर छोड़ते हैं तब 3 सेकेंड का समय लगता है। क्या लगता है, 3 सेकेंड का समय लगता है दोस्तों। याद कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों जब हम श्वसन लिया था तो श्वसन लेने के बाद में ये कहाँ फेफड़ों के द्वारा क्या होता है,
कोशिका में जाएगा, रुधिर में जाएगा, विभिन्न भागों तक ये ऑक्सीजन पहुंचेगी, है ना। तो ये ऑक्सीजन विभिन्न भागों में पहुंचेगी तो वहां पर ग्लूकोज का विखंडन होगा, और विखंडन होने में थोड़ा समय लग जाता है। इसी कारण से वायु शोषण 1 सेकेंड लेट होता है ना। तो दोस्तों, हम शोषण की प्रक्रिया के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा हम कितनी लेते हैं? 21% लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन शरीर में 21% लेते हैं। CO2 प्रकृति में कितना होता है? 0.03%। इसी प्रकार से N2 यानी नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? 78% यानी 78%। तो यह हम 21% अंतःशोषण प्रक्रिया के दौरान लेते हैं। CO2 0.03%, ये ऑक्सीजन के साथ में ही वायु में गैसों के साथ में आएगी, और नाइट्रोजन भी 78% ले लिया जाता है। बाह्य अवशोषण के दौरान ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर तो 21%, अंतःशोषण के दौरान 0.03%, यहाँ पर 78% अंदर की तरफ लेते हैं। याद रखना, बाह्य शोषण के दौरान ये हम जो ऑक्सीजन ली थी 21%, छोड़ते हम 16%। याद करना वेरी इंपॉर्टेंट है। बाह्य शोषण में 16%, जबकि ये ऑक्सीजन CO2 होती है उसको 4% छोड़ा जाता है, क्योंकि ग्लूकोज के विखंडन के दौरान CO2 की अधिक मात्रा का निर्माण होता है। जो बाहरी शोषण के दौरान CO2 की कुल जो हमारी गैस की कुल मात्रा होती है उसका 4% CO2 छोड़ी जाती है दोस्तों, याद कीजिएगा। और ये नाइट्रोजन 78% ही रहती है, याद कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके अंदर शोषण का पथ, यानी शोषण का पथ किस प्रकार से होता है ना। तो शोषण का पथ, हम शोषण का पथ है जो डायग्राम से समझेंगे, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि शोषण का पथ किस प्रकार से रहता है ना। जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, याद शोषण की क्रिया के अंदर ये पथ के रूप में पढ़ेंगे नासिका। नासिका से शोषण का पथ है ग्रसनी, यानी नासिका किसमें खुलेगी? ग्रसनी में खुलेगी, और ये शोषण नलिका आगे ग्रसनी जो शोषणिका में खुलेगा। यानी ये क्या है? शोषणिका है, श्वास नलिका। जो श्वास नलिका के जो चारों ओर ये सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, इसका काम होता है, सी आकार के छल्लों का काम है श्वास नली को पिचकने से रोकना, है ना। अब है यहाँ पर जो श्वास नलिका है, श्वास नलिका आगे जाकर के 2 भागों में बंट जाती है, जिसे कहते हैं प्राथमिक शोषणिका और प्राथमिक शोषणिका जो ये है ना। अब ये प्राथमिक शोषणिका अनेक शोषणिकाओं में, यानी द्वितीयक शोषणिका, तृतीयक शोषणिका, इसमें बंट जाती है, और शोषण शोषणिकाओं में बंट जाती है। ये रही द्वितीयक, तृतीयक, द्वितीयक, तृतीयक। अब दोस्तों, ये शोषण शोषणिकाएं हैं, आगे जा करके ये वायु कुपिका में खुलती है। ये है वायु कुपिका, ये वायु कुपिका, है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा शोषण का पथ रहता है। तो सबसे पहले बात करता हूं नासिका की। तो दोस्तों, नासिका क्या होता है? नासिका के अंदर 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। सबसे जो आगे का टिप्स ये
नाक का ये होता है ना, ये टिप्स, ये उपास्थों का बना होता है जिसे सामान्यतः नोजल कहा जाता है ना। और इसके बाद में ये मैक्सिला और ये एथेमोइड है ना। तो 3 प्रकार की हड्डियों से बनता है नाक, नोजल, मैक्सिला और एथेमोइड। नासिका के अंदर याद रखना बाल पाए जाते हैं जो वायु को छानने का काम करता है, और नासिका के अंदर थिबेसिस ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? थिबेसिस ग्रंथियां। इस थिबेसिस ग्रंथियों का काम है दोस्तों, जो नाक के अंदर श्लेष्मा होता है, श्लेष्मा का निर्माण करना। थिबेसिस ग्रंथियां नासिका में पाई जाती है जो श्लेष्मा का निर्माण करता है। तो ये हो गया हमारा वर्कर फॉर नासिका, है ना। अब बात करते हैं ग्रसनी की और श्वास नलिका की। तो ग्रसनी और श्वास नलिका है। ग्रसनी आगे क्या करती है? हाइलिन आच्छादित से बना सी आकार के छल्ले हैं जो श्वास नलिका सामान्यतः ग्रसनी खुलती है ना। यहाँ पर एक ग्रसनी और श्वास नलिका के बीच घाटी ढक्कन पाया जाता है जो श्वसन के पथ को और आहार नाल के पथ को अलग करने का काम करता है। सेकंड नंबर बात रही बात श्वास नलिका है, इसके चारों ओर एक शी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। ये शी आकार के छल्ले हाइलिन आच्छादित के बने होते हैं, है ना। अब मैं बात करता हूं कि ये श्वास नलिका कितने भागों में बंटी होती है ना। तो ये हो गई हमारी ये श्वसनिका के अंदर श्वास नलिका, है ना। अब मैं बात करता हूं केवल श्वसनिका। श्वास नली है जो आगे 2 भागों में बंटी होती है, प्राथमिक, द्वितीयक। प्राथमिक श्वसनिका 2 भागों में बंटी होती है, प्राथमिक तो खुद ही है और द्वितीयक और तृतीयक। ये प्राथमिक श्वसन के पार्ट ऑफ फुफ्फुस में हो गए हैं। ये आगे जाकर के वायु कुपिका में खुलेगी और वायु कुपिका गैसों का आदान प्रदान करता है। अब दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर लेरिंक्स पाया जाता है। लेरिंक्स का काम होता है, लेरिंक्स ये हमारे ग्रसनी और श्वास नलिका है जहां यहाँ घंटी में पाई जाती है लेरिंक्स, है ना। लेरिंक्स होता है ध्वनि उत्पादक यंत्र। ये क्या होता है? ध्वनि उत्पादक यंत्र होता है ना। ये नासिका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हो जाएगा लेरिंक्स जो ध्वनि उत्पादक यंत्र है। इस लेरिंक्स में 2 प्रकार के ध्वनि उत्पादक यंत्र पाए जाते हैं जो इस प्रकार से रहते हैं, सत्यवाक तंतु के रूप में, और सेकंड नंबर है मिथ्यावाक तंतु। मिथ्यावाक तंतु को घाटी से या जो लेरिंक्स है ध्वनि उत्पादक यंत्र मिथ्यावाक तंतु, इसको निकाल दिया जाता है शरीर से, तो ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साउंड ऑफ पेट नॉट डिसेबल, है ना। ऑफ ये ध्यान रखना। जबकि सत्यवाक तंतु पुरुष और महिलाओं में दोनों में पाए जाते हैं, जबकि सत्यवाक तंतु पुरुषों में एडल एप्पल के साथ में पाया जाता है। एडल एप्पल एक संरचना होती है सत्यवाक तंतु के साथ में जो पुरुषों में पाया जाता है ना। इसी कारण से ध्वनि क्या होती है? पुरुषों में मोटी होती है और तारतुय कम होता है, जबकि महिलाओं में ये संरचना एडल एप्पल नामक नहीं पाए जाने के कारण पतली सुरीली
होती है और इसका दायित्व महिलाओं में उच्च होता है ना। अब याद रखना दोस्तों। अब थर्ड नंबर पॉइंट की बात करता हूं इसी का, शोषण की क्रिया के अंदर श्वास नली। श्वास नली के अंदर बात करता हूं, जब हम श्वसन लेते हैं नासिका से होते हुए ग्रसनी श्वसन नलिका से प्राथमिक, द्वितीय, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रेस्पिरेशन सिस्टम के दौरान क्या होता है, वायु कूपिका के अंदर फेफड़ों में ये वायु चली जाती है। तो ये वायु कूपिका होती है, गैसों का आदान प्रदान करने का काम करती है। इसी कारण से इसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई श्वसन की कहा जाता है दोस्तों, याद कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो अब बात करता हूं मैं शोषण के चरणों की। शोषण के चरण 4 प्रकार से होते हैं, यानी शोषण की प्रक्रिया के चरण 4 प्रकार से संभव है। आंतरिक शोषण, उसके बाद में शोषणों का क्या होना, प्रिवेंट किस प्रकार से होना, सेकेंड पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट आंतरिक शोषण, सेकेंड पॉइंट हो गया परिवहन और थर्ड पॉइंट हो गया बाह्य शोषण और फोर्थ पॉइंट हो गया अंतःकोशिकीय शोषण। उसके बाद में बात करता हूं शोषण के प्रकार। शोषण के प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है, जबकि प्रकार की बात करता हूं तो ये भी 2 प्रकार का होता है, वायवीय और अवायवीय। वायवीय, अवायवीय। वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति, अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के दौरान होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। वायु शोषण के दौरान 38 एटीपी का निर्माण और अवायवीय के दौरान 2 एटीपी का निर्माण होता है। इसका आगे का पार्ट है जो शोषण की पथ के रूप में पढ़ेंगे, वो अगले वीडियो में अगले सेशन में बात करते हैं। धन्यवाद, राधे राधे।